Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Today we start digital lecture of class 8 lesson first, the advent and expansion of British power in India. आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश पावर का किस प्रकार भारत में आगमन होता है और विस्तार होता है. Let us learn in this chapter why did European trading companies come to India. क्यों यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में आती है. वाट वाज इंडियंस पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इंडिया की पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल कंडीशन जो है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या रहती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है. हाउ डिड द ट्रेड एंड ट्रेड रिवलरीज स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. किस प्रकार और कैसे व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता स्टार्ट होती है, शुरू होती है इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच रिवलरीज एंड कैनेटिक वार्स. हाउ वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इस्टेब्लिश इन बंगाल. किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश करती है बंगाल में. हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंड इट्स पावर इन इंडिया. किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर इस्टेब्लिश करती है इंडिया में. एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिवलरीज. क्या रीजन रहते हैं, क्या कारण रहते हैं ब्रिटिश की सक्सेस के, अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहते हैं इन पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिवलरीज. राजनीति, भारतीय राजनीति में और व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार ब्रिटिश जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग सागा ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट. भारत में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात यहाँ के इतिहास में बहुत ही परिवर्तन आता है और किस प्रकार कंटिन्यूस स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट विरोध होते हैं और भारत को किस प्रकार स्ट्रगल करना पड़ता है. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मेनी क्लैंस एंड इन्वेंटर्स. भारत के जो रिसोर्सेज थे वो किस प्रकार वो अट्रैक्ट करते थे इन्वेंटर्स को और यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे वो लालायित रहते थे इंडिया में. द साकास एंड हुनास एंड द मंगोल्स इन्वेंशंस आर सम एग्जाम्पल. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे इंडिया में आते हैं. सम ऑफ दिस इन्वेंटर्स आइदर रिटर्न्स आफ्टर देयर डिफीट और बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिंगलिंग इन द सोशियो कल्चरल लाइफ. इनमें से कुछ इन्वेंटर्स जो थे वो यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं कुछ डिफीट होने के पश्चात, लेकिन कुछ इन्वेंटर्स यहाँ पर इंटरमिंगलिंग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ के सोशल, यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ में, इस कल्चर में वो घुल मिल जाते हैं और यहाँ की किस प्रकार वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे. द मुगल्स इस्टेब्लिश्ड अ माइटली एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. मुगल जो होते हैं वो सर्वशक्तिवान रूप से अपने साम्राज्य को भारत के उत्तरी ओर स्थापित करते हैं. ड्यूरिंग द मुगल रूल मेनी कॉन्फ्लिक्ट एरोज बिटवीन मुगल्स राजपूत्स, मुगल सिख्स एंड द मुगल्स मराठास. मुगल के स्टेब्लिश होने के पश्चात, नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश होने के पश्चात बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विरोध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं. मुगल और राजपूत के बीच में भी होती है, मुगल्स और सिख्स के बीच में होती है, एंड मुगल एंड मराठा के बीच में होती है. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर मेनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया. मुगल के इस्टेब्लिश होने के पश्चात, यहाँ पे स्थापित होने के पश्चात, मुगल के स्थापित होने के पश्चात यहाँ पे यूरोपियन पावर्स यानी कि यूरोपीय जो शक्तियाँ थी बहुत सारी यहाँ पे इंडिया में आती हैं.
और वो अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करती है। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द पुर्तगीज, द डच एंड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। इनमें से कुछ यूरोपियन पावर में से होती हैं। पुर्तगीज भी आए, डच आए, ब्रिटिश आए एंड द फ्रेंच आए। कॉन्फ्लिक्ट एरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। इनका आपस में लड़ाई होती है, विरोध होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है, इनको व्यापार करना होता है और यहाँ की पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए इनके आपस में लड़ाई होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन इस्टेब्लिशिंग देयर पावर, देयर सिंगिंग पैक्ट्स विद द इंडियन रूलर्स एंड इस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम। अल्टीमेटली होता यह है कि ब्रिटिश पावर जो है वो सभी यूरोपियन कंट्रीज में से सिर्फ यही जो है ब्रिटिश पावर ये इस्टेब्लिश हो पाती है और अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे प्रूव कर पाती है, सिद्ध कर पाती है और ये सक्सेसफुल हो जाती है यहाँ पे इंडिया में। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव द इंडिपेंडेंस। और भारत को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। The people of India actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947। और भारतीयों को तत्परतापूर्वक स्वतंत्रता के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ करनी पड़ती है और बहुत सारे क्रांतिकारी आगे आते हैं और अल्टीमेटली जो स्वतंत्रता हमको मिलती है वो 1947 में मिली है। इन द कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे महान युद्ध हुए, महान लड़ाइयाँ हुई स्वतंत्रता के लिए। द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का आगमन कैसे होता है ये हम देखते हैं। सम मेजर हैपनिंग इन द यूरोप इन द 15th century, Turks capturing Constantinople and Renaissance revolutions in the fields of science and industry and geographical discoveries created fascination in the eyes of Europeans towards India and the Far East. The traders were forced to look for market for the increase in the production due to industrial revolution। तो भारत में जो है ये यूरोपियन कंट्रीज देखती है कि भारत में व्यापार करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पे यहाँ की जो रिसोर्सेज थे वो उनको अट्रैक्ट करते थे। यहाँ का जो मार्केट था, यहाँ की जो ट्रेडिंग फॉर्म था वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था कि इंडिया में वो ट्रेडिंग करें, अपना मार्केट इस्टेब्लिश करें और अपने आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इंडस्ट्रीज यहाँ पे वो डेवलप करें। तो एक ये 15th century के अप्रॉक्स में हुआ था जब वो यहाँ पे आने के लिए तत्पर थे। वास्को डी गामा एंड बार्थोलोमेयो डियाज टूक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट फॉर ईस्ट। और ईस्ट की ओर वास्को डी गामा ने भारत रास्ता खोजा था भारत में आने का। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस ने अमेरिका की जो खोज करी थी वो 1492 में करी थी। बार्थोलोमेयो डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487 and Vasco da Gama reached Calicut in the western coast in India in 1498। 1498 में कैलिकत के वेस्टर्न कोस्ट में वास्को डी गामा पहुंचा था। किंग जोमोरियन वेलकम्ड हिम और यहाँ पे किंग जोमोरियन ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं पुर्तगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगीज का किस प्रकार ट्रेडिंग होता है, किस प्रकार व्यापार करते हैं और किस प्रकार वो डिफीट होते हैं। वास्को डी गामा अराइवल इन 1498 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज करने के पश्चात एक द्वार खोल दिया था यहाँ पे वो ट्रेडिंग करने के लिए, मार्केट करने के लिए। द एम्प्रोरर्स एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम्ड द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे भारत के और यहाँ के एम्प्रोरर जो थे उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स का वेलकम किया, स्वागत किया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे।
पुर्तगीज वर दी फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। पुर्तगीज जो था वो पहला व्यापारिक ग्रुप था। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। और ये एक नए युग काल की शुरुआत होती है जब वास्को डी गामा खोज करने के पश्चात इन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पुर्तगीज के बीच में, पेड्रो एल्वार्ड्स कैब्रल विथ फ्लीट ऑफ 13 ships reached India in 1500। 1500 शताब्दी में 1500 में 13 शिप्स के साथ पेड्रो एल्बर्ट्स कैब्रल विथ फ्लीट, यानी कि एक तरीके से जहाज़ों का एक बेड़ा आता है भारत में। द पुर्तगीज ट्रेडर्स इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एट कैलिकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। और पुर्तगीज ट्रेडर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे? फर्स्ट कैलिकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली, यहाँ पे इनके ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश होते हैं। ट्रेडिंग सेंटर्स मीन्स एक ऐसा सेंटर जहाँ से उनको व्यापारिक केंद्र पर बोल सकते हैं। टू इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेड ऑफ स्पीसीज एंड ब्लैक पेपर, दे फर्स्ट बिल्ड अ फोर्ट एट कोचिन इन 1503। टू इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी यानी कि इनकी मुख्यतः इनकी जो इस्टेब्लिश हुई पावर उनके ट्रेड की, स्पेसिस एंड ब्लैक पेपर जो होता है उसके लिए। एंड दे फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट, उन्होंने किला बनाया कोच्चिन में इन 1503। फ्रांसिस्को डा एल्मीडा वाज द अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। 1505 में फ्रांसिस्को डा एल्मीडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय, ये फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय बने थे अपने यहाँ के भारत के। विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज फोर्सेस ही टुक दीव अंडर हिज कंट्रोल, और इन्होंने फोर्सेस के थ्रू, आर्मी के थ्रू इन्होंने दीव को अपने अंडर में किया। द पोर्तुगीज वायसराय एल्बिरेक्यू स्नेच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल खान शाह से इन्होंने गोवा छीना। रूलर और बीजापुर इन 1505, क्योंकि रूलर थे कहाँ के? बीजापुर के 1509 में। एंड दस पुर्तगीज स्लोली ऑक्यूपाइड देयर होल्ड ऑन दमन, और इस प्रकार धीरे से इन्होंने दमन को, सल्सत को, बेसियन को, मुंबई को, हुगली को एंड सेंट टॉम को अपने हाथों में किया। इन दिस वे पुर्तगीज ट्रेडर्स बाय 1515 इन हेड not only the sole control over Indian trade but they also started ruling over the coastal areas after annexing it। और उन्होंने न सिर्फ भारत में ट्रेडिंग करी, अपना व्यापार जमाया, साथ ही साथ इन्होंने कोस्टल एरिया जो समुद्री इलाका था वो अपना अंडर में कर लिया था, अपने अंडर में एक तरीके से हड़प लिया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं डच इन इंडिया। द डच वर रेजिडेंट्स ऑफ हॉलैंड्स, जो डच थे वो निवासी थे हॉलैंड के। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड्स फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। ये हॉलैंड में जो डच कंपनी थी ये फॉर्म होती है 1602 में भारत में ट्रेडिंग करने के लिए। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, in order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and Portuguese in which the Portuguese were defeated। अब होता यह है कि इनके इस्टेब्लिश होने के पश्चात, डच के इस्टेब्लिश होने के पश्चात कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है। पुर्तगीज जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अपने पैर जमा चुके थे और नए आने वाली कंपनी से डच के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। Soon after Dutch established trading houses in the कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन्होंने भी अपने सेंटर ट्रेडिंग हाउसेस जमा लिए थे। देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मच्छीपट्टनम। द डच ट्रेडेड चिफली इन स्पाइसेस, इंडिको, रॉ सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम, इन्होंने इनकी ट्रेडिंग करी, अफीम की,
स्पेसिस की और इंडिगो की, रा सिल्क की, नील वगैरह की इन्होंने व्यापार किया। द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुलिकत वेयर दे माइंटेड गोल्ड कॉइन्स पेगोडा। इनकी जो मेन फैक्ट्री थी वो पुलिकत में थी, जहाँ पे ये एक गोल्ड कॉइन बनाते थे जिसको बोला जाता था पगोड़ा। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन एट द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव टू बी अ फेटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया। और ब्रिटिश की जो एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एक घातक साबित होती हैं डच कंपनी के लिए। इंग्लिश एंड डच फॉट अ बैटल एट बांद्रा इन 1759 इन विच डच वर डिफीटेड एंड लॉस्ट देयर फोर्सेस एंड देयर ट्रेड रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक। Slowly the influence of the Dutch East India Company came to an end in India। फिर होता यह है कि 1759 में इंग्लिश और डच के बीच में फाइट होती है और दोनों की फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पे डच डिफीट होता है, हार जाता है। डच कंपनी को हारने के पश्चात यहाँ से उनको जाना पड़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। तो इस प्रकार डच कंपनी को डिफीट होती है और यहाँ पे इंग्लिश कंपनी इस्टेब्लिश होती है। द इंग्लिश इन इंडिया, नेक्स्ट हम देखते हैं। लाइक अदर यूरोपियन नेशंस, इंग्लिश वर आल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। जैसे कि अदर यूरोपियन कंट्रीज थी, अलग दूसरे यूरोपियन राष्ट्र जो थे, इसी प्रकार इंग्लिश ने भी रुचि दिखाई भारत में ट्रेडिंग के लिए। और द लर्निंग कैपिटलिस्ट्स इन ब्रिटेन फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600। और इन्होंने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए फॉर्म किया, बनाया। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इश्यूड अ चार्टर प्रोवाइडिंग 15 ईयर मोनोपोली इन ट्रेडिंग। और उन्होंने एक अधिकार पत्र के रूप में मोनोपोली बनाई और 15 साल की ट्रेडिंग के लिए। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेन्ड बाय हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया इन 1608। और पहला शिप जो आया था वो 1608 में आया था भारत में, और उसके कैप्टन थे ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंस जो थे वो थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। उस समय जो शासन था भारत में वो मुगल एम्परर जहांगीर का था। इनके शासनकाल में वो आए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्रेंच इन इंडिया। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। इंडो ओरिएंटल कंपनी जो फॉर्म होती है फ्रांस में इन 1664 में फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया, बाद में व्यापार के लिए ये कंट्री, फ्रांस की जो कंट्री है, एक कंपनी को इस्टेब्लिश करती है जिसका नाम होता है इंडो ओरिएंटल कंपनी। अ फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667 एंड दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत। फ्रेंच का प्रतिनिधिमंडल भारत आता है और यहाँ पे 1667 में, और ये इस्टेब्लिश करता है फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर सूरत में इन 1668। देयर आफ्टर द फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स एट मछलीपट्टनम इन 1669। इन्होंने सेकंड सेटअप किया ट्रेडिंग सेंटर मछलीपट्टनम में 1669 में, एंड एट पौंडीचेरी इन 1673 एंड एट चंद्रानगर इन बंगाल बिटवीन 1690 एंड 92। The French company built Fort Louis at Pondicherry for war defense। इन्होंने वार डिफेंस के लिए एक फोर्ट बिल्ड किया। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। इनका सिर्फ एक ही
एक ही जगह इनका उद्देश्य था, और वो सिर्फ ये था कि प्रॉफिट कमाना भारत में व्यापार करके। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स टुक डिसाइसिव स्टेप्स, और यहाँ के फ्रेंच के जो गवर्नर उन्होंने कई कड़े स्टेप्स लिए। डुप्लेक्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथ फ्रेंच होल्ड इन इंडिया स्टार्टेड रिवलरी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे इन डुप्लेक्स यहाँ के गवर्नर जो थे डुप्लेक्स, इनकी कोशिश यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो कड़ा मुकाबला करें, रिवलरी करें एंड उनको डिफीट दें। The French had to suffer defeat in the war and ultimately they started packing up from India। और अल्टीमेटली होता है कि फ्रेंच जो है वो इसमें नाकामयाब रहता है, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको हार का सामना करना पड़ता है, और वो यहाँ से इंडिया से एक तरीके से यहाँ से पैकिंग करके चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रेंच एक तरीके से डिफीट हो जाता है, हार जाता है, और वो मुकाबला नहीं कर पाता ट्रेडिंग में, व्यापारिक दृष्टिकोण में वो हार जाता है, और फ्रेंच को भारत से लौटना पड़ता है। और यहाँ पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक तरीके से दबदबा रह जाता है, और वो कंसोलिडेट करते हैं अपने पावर को, और अपने एम्पायर मुगल एम्पायर को भी वो डिक्लाइन करते हैं, हराते हैं। Today in next part we will continue of this chapter. Thank you.